लंदन टू कराची की फ़्लाइट है, उसके अंदर ये शुरू हुआ है। नाउ सिम्टोमेटिक मेजर प्रोवाइडेड बाय द एरो स्टाफ का कोर्स भी होता है यहाँ पे यूनिवर्सिटी में एरो मेडिसिन का। तो उनका एक बंदा प्लेन के अंदर मौजूद होता है, तो उनके स्टाफ ने इसको हैंडल करने की कोशिश की। जम्बू जेट्स वगैरह जो कहलाते हैं ना, डबल मंजिल होती है, उनके अंदर एरो स्टाफ होता है। बट ही स्टार्टेड रिपीटेड वोमिटिंग ऑन लैंडिंग। He was brought to the tertiary care hospital where examination was done. Temperature was 99 degree Fahrenheit. Pulse is 100 per minute. Blood pressure was 80/50. Dehydration was positive. Severe tenderness at the epigastrium. वो हाथ नहीं लगाने दे रहा था अपने जो एरिया है उसको। हीमोग्लोबिन 14.5 ग्राम। Total leukocyte count is 14,300. Platelet is 90,000 and random blood sugar is 190 milligram, sodium 129 milligram जो कम है, पोटाशियम 3.3 जो कम है, क्लोराइड 92, वो भी हर चीज़ कम है। मैग्नीशियम and the bicarbonate is 28. It is very near towards the alkalosis बिकॉज 26 इसका नॉर्मल था इस लैब का, तो 28 इसके अंदर ज़्यादा है और 22 तक हम लेते हैं इसको, 22 to 26। इसलिए इसके अंदर क्या हुआ कि अल्कोलोसिस हो गया है। और ब्लड यूरिया 76 है, दिस इज हायर। सीरम क्रिएटिनिन 1.6 है, वो भी हायर है। ईसीजी आफ्टर 1 आवर शोड नॉन स्पेसिफिक एसटीटी चेंजेस एंड V2 to V6 अंदर आपको नजर आएंगे। अभी आपको दिखाते हैं। कार्डियक एंजाइम ऑन द 2 occasion नॉर्मल। 0 आवर्स पे इसको किया गया है, 1 आवर्स पे किया गया है, वो नॉर्मल हो गया। लेकिन इनको जब दवाई दी गई है ड्यूरिंग द एडमिशन तो वो ठीक हो गई, तबीयत ठीक हो गई। कहते हैं नशा हिरन हो गया। तो अनलेस द डिफरेंशियल डायग्नोसिस विद द रेजिंग एंड अदर इन्वेस्टिगेशन माइट बी हेल्पफुल टू द रीच द डायग्नोसिस and give the lines of management, line of therapy क्या हो सकती है। ये वो इसी चीज़ की मैंने बात की थी। इसके अंदर जो असल बात ये नज़र आ रही है, वैसे आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे लोग बहुत चीज़ें निकालेंगे इसके अंदर। आप देखेंगे 1 ABL ये लिटल वॉल्स हैं, इसके अंदर जो है ना आपको फ्लटिंग नज़र आएगी ST सेगमेंट की। 2 में आपको जो है फ्लटिंग भी नज़र आएगी, जो स्लाइटली जो है डिप्रेशन नज़र आएगा 2 में आपको नज़र आएगा, और AVF में थोड़ा सा नज़र आएगा, लेकिन खाली 2 में जो है ना वाज़ेह नज़र आएगा। तो ये टिपिकल है ये, क्योंकि एक लीड इन्वॉल्व है। V1 देखें, V2 देखें, V3 देखें, V4 से शुरू हो जाइए। फ्लटिंग शुरू हुई है यहाँ पे ST सेगमेंट की, बढ़ती चली गई है और स्लाइटली ST डिप्रेशन हुआ है, कोई ख़ास डिप्रेशन नहीं है, बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। तो ऐसी चीज़ें STT चेंजेस कहते हैं, ये टिपिकल है, स्पेसिफाइड नहीं करती किसी डिजीज़ को भी। अगर इसका एंजाइम पॉजिटिव आ जाता इस बंदे का, तो ये नॉन STEMI इन्फेक्शन हो जाता, बात ख़त्म हो जाती। आप मैनेज करते अकॉर्डिंग टू द नॉन STEMI NSTMI, मगर ऐसी बात नहीं है। हाइपोक्लीमिया में मैं ये दिखाना चाह रहा था कि अगर इसमें हाइपोक्लीमिया किसी का पेशेंट हो जाए तो नॉर्मल होता है 3.5 to 5.5। अगर 3.5 से गिर जाता है, 3.5 से गिर के 3 हो जाता है, तो आपको जो चेंज नज़र आएगी खाली आपको फ्लैटनिंग नज़र आएगी ST सेगमेंट की, जो आपने अभी भी देखी है। तो आपको फ्लैटनिंग नज़र आती थी ना इसमें ही, वो ST वो इस्कीमिया की वजह से नहीं आई थी नज़र, वो हाइपोक्लीमिया की वजह से आई थी। अभी आपने जो इसी चीज़ देखा है, इसके अंदर आपको ST डिप्रेशन में ना आपको 2 में नज़र आया है, B जिसमें लिखा हुआ है, बहुत लंबा है, दिस इज कॉल्ड प्लेटो वेव। ये भी हाइपोक्लीमिया में नज़र आता है, उन कंडीशन में नज़र आता है जिनके अंदर और कम हो जाए, 3 से
3 से भी कम हो जाए। सी में जो है ना वो 2.5 और 3 के दरमियान हो। ये फ्लैटनिंग जो है, टी वेव की फ्लैटनिंग, एसटी सेगमेंट की फ्लैटनिंग बढ़ जाएगी, क्यूटी इंटरवल बढ़ जाएगा, और एक और वेव अपेयर हो जाएगी, दैट इज द वेव बिटवीन द टी एंड वी, एंड दैट इज कॉल्ड यू वेव। Now, U wave signifies there is a significant type of a hypokalemia in this patient, which can endanger life. और अगर इसे सीवियर आप करेंगे तो फिर इसके अंदर मज़ीद प्रॉब्लम आ जाएंगी। टी वेव जो है उसका एस टी सेगमेंट जो है वो मज़ीद डिप करेगा, एस टी डिप्रेशन करेगा सर, और ज़्यादा सीवियर करें, यू वेव भी पेयर हो जाएगी। लेकिन और सीवियर इससे करेंगे तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे एस टी डिप्रेशन हो जाएगा, टी वेव स्प्लिट हो जाएगी, टी वेव ब्रॉड हो जाएगी, क्यूटी इंटरवल ज़्यादा हो जाएगा यू वेव। और एफ में अंदर तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको जो है ना एस टी जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा नीचे, टी वेव गायब हो जाएगी, एब्सेंस। और ये प्लेटो वेव जिसे कहते हैं, मैंने आपसे कहा था फ्लैटनिंग बहुत ज़बरदस्त फ्लैटनिंग है। वेव विच इज प्रेजेंट इज यू वेव, इट इज़ नॉट टी वेव। इट इज़ सिवियरिटी ऑफ अ प्रॉब्लम लेस देन 2.5 या लेस देन 2, और ये जो है ये लाइफ के साथ जो है इन डेंजर है, कॉम्प्रोमाइजेशन ऑफ लाइफ है ये। इसका जो सॉफ्ट डेटा आया जो है वो आपको एक प्लेन में बिजनेसमैन जा रहा है, उसको एपिगैस्ट्रिक पेन हुआ है, उसके अंदर जो वॉमिटिंग है, वो नॉन अल्कोहलिक है, वो नॉन स्मोकर है, और वगैरह वगैरह। ये सारे के सारे जो सॉफ्ट डेटा थे। जो हार्ड डेटा है इस पेशेंट के अंदर है वो ये है कि ये जो है सडन अपीयरेंस ऑफ द पेन है, और पेन है इन एपिगैस्ट्रियम एंड अबव। इट इज फॉलोड बाय वोमिटिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फॉलोड बाय वोमिटिंग। एंड नाउ एग्जामिनेशन जब उन्होंने नीचे उतार के किया, कैलकुलेशन का ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा यानी सीवियर हो गया, क्योंकि बिकॉज ऑफ द रिएक्टिव हाइपरटेंशन। ये सारे के सारे चीज़ें प्लेन के अंदर हुई, प्लेन के बाहर पता चला कि कोई स्पेसिफिक चेंजेस आपको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में नहीं मिली हैं। 0 आवर से लेके हाफ आवर में और फिर 1 आवर में, और आपको कोई एंजाइम पॉजिटिव नहीं मिला। आपको जो मिल रहा है इसके अंदर वो पोटाशियम के कम होने से मिल रहा है। मैंने अभी अभी आपको दिखाया कि हाउ the hypokalemia effects on electrocardiogram, it will mimic the ischemic changes। ये इसलिए क्लियर किया मैंने अभी आपके सामने। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी को देखना होता है तो मरीज़ को देखना होता है, मरीज़ को देखना होता है, एग्जामिन करना होता है, फिर ईसीजी देख के इंटरप्रेटेट करना होता है। ये नहीं कि खाली ईसीजी देखा और इंटरप्रेटेट कर दिया, ये आप नहीं कर सकते। तो इसके अंदर जो है ना वो हार्ड डेटा ये निकला। असल बात ये थी कि इसने खाया है, पिया है, अल्कोहल पिया है, जो कुछ खाना पीना होता है एयरबोल में वो किया है, वो स्टमक में गया है, उसने जाके उसे इन्फ्लेम किया है, वहाँ उसे पेनफुल किया है, और वहाँ पे एक ग्रुप ऑफ डिजीज़ प्रोड्यूस की है। ये ब्रॉड है, ये बहुत ब्रॉड ग्रुप ऑफ डिजीज़ है, इसके बहुत सारे नाम लिखे गए हैं। लिहाजा पहले जो है वो इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस ACS वो एक्सक्लूड कर दिए हमने। अब सीवियर पेन है लेकिन है वहाँ पे नहीं, रेट्रोस्टर्नल तो नहीं है, लेकिन गर्ट और हार्टिस हर्निया इसमें तो आएगा। ऐसे आदमियों को उमवन जो होता है वो जर्ट और हार्टिस हर्निया होता है। एसिड पेप्टिक डिजीज जिस पर बात हो रही है, ये टॉप क्लोज डायग्नोसिस है। एक्यूट गैस्ट्राइटिस, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस भी हो सकता था, लेकिन ये क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस अगर यहाँ पे क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस को ऐड करें तो आप सुपरइम्पोज हुआ है विद एक्यूट गैस्ट्राइटिस के साथ, यानी क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस था
तो सुपरपोज हुआ एक्यूट गैस्ट्राइटिस। एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के अंदर भी पेन है, एक्यूट कोलेस्टाइटिस में भी, एपिगैस्ट्रिक में पेन होता है, कोलिंजाइटिस में भी पेन होता है। तो इट इज द डिफरेंशियल डायग्नोसिस विच इज रिटन इन फ्रंट ऑफ यू फॉर द पेन, सिवियर पेन इन द एपिगैस्ट्रियम। इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस लिखी गई है और कहा जा रहा है इसमें जो है सबसे ज़्यादा करीब है कि एक्यूट पेप्टिक डिजीज़ है ये, इसने वॉमिटिंग इंड्यूस की है, इसने पेशेंट को हाइपोक्लेमिक किया है, जिसने कन्फ्यूजन पैदा की है ईसीजी में। इसको जब मैनेज किया गया एपीटी के लिए, मैनेजेबल हो गया बहुत आसानी के साथ। दूसरी इन्वेस्टिगेशन जो आप कराएंगे इसके अंदर एक्सक्लूड करने के लिए, एक्कोकार्डियोग्राफी है, अपर जी एंडोस्कोपी है, बायोप्सी है जो आसान काम नहीं है, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन है, सीरम एनालिसिस कराएंगे, लाइपिस कराएंगे। इसलिए डायबिटिक पेशेंट में तो और ज़रूरी है इन पैनक्रियाटाइटिस को, एक्यूट हेमरेजिक पैनक्रियाटाइटिस को एक्सक्लूड करने के लिए स्टूल फॉर एच पेलोर एंटीजन कराएंगे, बाद में सीटी एब्डोमेन विद कंट्रास्ट कराएंगे, एंड द मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलोंजियोपेनक्रियाटोग्राफी और द एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलोंजियोपेनक्रियाटोग्राफी कराएंगे। इन डिफिकल्ट केसेस जब डायग्नोसिस ना बने, फास्टिक लिपिड प्रोफाइल इसलिए कराएंगे कि वो ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होगा तो चांसेस ऑफ एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस बढ़ जाएंगे। यूरिया कराएंगे और क्रिएटिनिन इलेक्ट्रोलाइट कराएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। वी हैव टू मैनेज द हाइपोकैलेमिया और हाइपरकैलेमिया और व्हाटएवर इट इज, अदरवाइज यू विल लूज दिस पेशेंट। फास्टिंग ब्लड शुगर एंड रैंडम ब्लड शुगर कराएंगे, बिकॉज इस पेशेंट के अंदर चाहे थी या नहीं थी, लेकिन ये प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है किसी भी डिजीज़ के लिए, ख़ास तौर पे ये इस डिजीज़ की जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो एसिड पेप्टिक डिजीज़ ये है कि अप्लाई स्टमक में, आपको मालूम है कि प्रेशर स्टडीज़ से और एंडोस्कोपी स्टडी करते हैं आजकल, क्रोमो एंडोस्कोपी करते हैं, कंट्रास्ट स्टडी करते हैं बेरियम के साथ, इंटरड्यूमिनल अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यानी आप ले के सैंपल को और बायोप्सी कर सकते हैं, प्लेन अल्ट्रासाउंडोग्राफी कर सकते हैं जो अपर एब्डोमेन की करते हैं, सीटी एमआर ये उम्मन यहाँ करते हैं हम पाकिस्तान में। और कुछ समझ में नहीं आता है तो सर्जिकल जो है वो फिर उसके बाद ओपन कर देते हैं, लेप्रोटोमी कर देते हैं। मैंने एक केस देखा है अपनी लाइफ के अंदर, इसके अंदर वो कहता था कि मेरे जो है वो एपिगैस्ट्रिक में दर्द होता है। उसको बहुत समझाया लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा था, उनको इन्वेस्टिगेट किया कि इसमें कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा, और आगा खान में ये हुआ है वाक़या, लिख के दिया कि अगर आप नहीं करेंगे तो मैं खुदकशी कर लूँगा। मुझे ओपन करके काट के देखा जाए कि इस जगह पे क्या है। लिहाजा एपिगैस्ट्रिक ओपन किया गया बाई द कंसेंट ऑफ द पेशेंट कि इसको अब ज़ाहिर है जब खुदकशी की बात होगी है तो इसको ओपन कर दो। तो ओपन किया, अच्छी तरह एग्जामिन किया गया, उसकी बायोप्सियाँ लिया गई, बहुत कुछ किया गया, फिर एब्डोमेन को बंद कर दिया गया। 15 दिन के बाद जो है वो सारी इन्वेस्टिगेशंस आ गई एंड पेशेंट वाज कि कोई भी पॉजिटिव फाइंडिंग नहीं आई। जब ये हो गई, जब उनसे कहा गया कि भाई ये तो आपने इतना पैसा खर्च करा दिया और इतनी इन्वेस्टिगेशन करा दी, यू हैव डन अ लॉट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस एंड नो इन्वेस्टिगेशन वाज पॉजिटिव, तो वो हंसे और कहा कि हाँ ये तो बात है आपकी बात सही, लेकिन अब ये दर्द ख़त्म हो गया है, अब ये दर्द नहीं होगा, अब ये नहीं होगा। इसलिए मेरी बात समझ में आ गई है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अंदर कोई बीमारी नहीं है। तो एसिड पेप्टिक डिजीज़ की वेरिएंट टर्मिनोलॉजीज़ की, एक पेप्टिक अल्सर भी कहते हैं इसके, PUD भी कहते हैं इसको, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ भी कहते हैं, जहाँ पे अल्सरेटिव एलिमेंट हो जाए और उसके बाद ड्यूडेनल अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी, ज़ोलिगन अल्सर, ये ग्रुप ऑफ डिजीज़ हैं, ये कॉन्स्टलेशन ऑफ डिजीज़ हैं जिसमें झगड़ा हो रहा है टू डिफेंड द मिकोजा ऑफ द ड्यूडेनम, इसोफेगस एंड लो डाउन ड्यूडेनम एंड अदर्स। ये लड़ाई हो रही है एसिड
और म्यूकोजल डिफेंसेस के खिलाफ। अगर म्यूकोजल डिफेंसेस अच्छे हैं तो एसिड उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बाइल उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, यहाँ दो कंपोनेंट दुश्मन जो हैं म्यूकोजा के, वो बाइल है, वो बाइल खा जाएगा, एसिड है वो खा जाएगा, साथ में पेप्सिन है वो खा जाएगा। जो डिफेंस मैकेनिज्म आपके पास है वो जो है वो म्यूकस सिक्रीशंस हैं बेसिकली। जो सिक्रीशंस वहाँ से डेवलप होती हैं, दे आर द मेन डिफेंस ऑफ द स्टमक। फिर जो उनकी साख्त है, मॉर्फोलॉजी ऑफ द स्टमक है ड्यूडेनम की, फिर उनकी पैरासिटिक मूवमेंट है जो जल्दी बढ़ाती हैं आगे खाने को। ये सारे डिफेंसिव मैकेनिज्म हैं अगेंस्ट द अदर थिंग्स। उससे ये ग्रुप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इलनेसेस बनती हैं जिसको एसिड पेप्टिक डिजीजेस कहते हैं। उसी पर डिस्कशन किया जा रहा है और इसमें इसको शामिल भी कर लिया बाद में इन्होंने एक्यूट अल्सर्स को, स्ट्रेस अल्सर्स को। एक्यूट अल्सर यही कि आप जो हैं जो जज्बाती हो जाए, कहें कि जी मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहता, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाजार से लाएँ पीछे। स्ट्रेस अल्सर्स ये होते रहते हैं लोगों को, स्ट्रेसेस करते हैं जो बॉडी के अंदर जो ज़िंदगी में चलता है। स्ट्रेसेस बहुत सीवियर हैं, जैसे अभी कोवा वायरस 19 का स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस से जो अल्सरेशन हो जाएगा बिकॉज ऑफ द हाइपर एसिडिटी वगैरह जो स्टिमुलेट करेगी, और हाइपर एसिडिटी होगी बिकॉज ऑफ द वेगल स्टिमुलेशन एंड अल्सर अकर इन स्टमक और ड्यूडेनम। तो पता नहीं यहाँ कहाँ इस किन किन लोगों को स्ट्रेस अल्सर हो चुका होगा। मुझे लगता है कि वज़ीर आला से लेके वज़ीर तालीम और ये जितने आपके वज़ीर सिंध गवर्नमेंट में हैं, इन लोगों को चांसेस है इस बात के स्टमक अल्सर ना हो जाएगी। कर्लिंग्स अल्सर्स वो अल्सर्स हैं जो कि बर्न्स होने के बाद अल्सर्स डेवलप हो जाते हैं। कुशिंग्स अल्सर्स वो अल्सर्स हैं जो कि हेड इंजरी के बाद डेवलप हो जाते हैं। उनमें भी जब प्रोटेक्टिवली आप H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देते हैं, इसी नहीं देते हैं इन कंडीशंस में। Now incidence here is 10% population affected. Gastric ulcer in elderly 5 to 6 decade है, duodenal ulcer in 4 decade है, duodenal ulcer also seen in young people. गैस्ट्रिक अल्सर ज़्यादातर ओल्ड एज की बीमारी है, लेकिन ये जो है ना, ये फ़र्क जो है ना, दिस डिफरेंस इज नॉट इन पाकिस्तान। ना प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम ये होता है, ड्यूडेनल अल्सर्स की पहले बात कर लें तो प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम में होता है ये 1 to 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द पाइलोरस। ये होता है हाइपर एसिडिटी की वजह से। ये म्यूकोजल डिफेंसेस का कोई ताल्लुक नहीं है। ये कहते हैं म्यूकोजल डिफेंस कम हो गया है तो एसिड बढ़ गया, एसिड की वजह से हुआ है। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ये कहते हैं ना कि म्यूकोजल डिफेंस कमज़ोर हो गया था इसलिए ड्यूडेनल अल्सर हो गया, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। मगर डिस्टल ड्यूडेनम नॉर्मल होता है। If the distal duodenum is involved, then the condition is caused by the Zollinger-Ellison syndrome. Zollinger-Ellison syndrome के अंदर जो अल्सर्स होते हैं बड़ी अनयूजुअल प्लेसेस पे होते हैं। तो डिस्टल ड्यूडेनम के अंदर जो वो Zollinger-Ellison syndrome या हाइपर गैस्ट्रिनोमा की वजह से होते हैं। गैस्ट्रिक अल्सरेशंस या जो होते हैं वो 2 टाइप के। टाइप 1 है, मोस्ट कॉमन है अमंग गैस्ट्रिक अल्सर्स, इस प्रॉक्सिमल एंट्रम पर होता है। ये जो होता है यहाँ पे एसिड्स का कोई ताल्लुक नहीं है, हाइपर एसिडिटी का कोई ताल्लुक नहीं है, रिड्यूस्ड म्यूकोजल डिफेंस का ताल्लुक है। तो वो सिक्रीशंस जो म्यूकॉइड सिक्रीशंस कहलाती हैं, पता नहीं लाखों ग्लैंड्स हैं जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो जो हैं जब नहीं काम करेंगे डिफेंस मैकेनिज्म, उसकी वजह से एसिड जो कुछ थोड़ा बहुत रह गया वो अटैक कर जाएगा उसके ऊपर। तो इससे हाइपर एसिडिटी का कोई ताल्लुक नहीं है। टाइप 2 अल्सर्स वो हैं जो सेकेंडरी टू ड्यूडेनल अल्सर्स होते हैं, क्योंकि वो होता है पाइलोरस रिलैक्स हो जाता है। जो वो होता है ये कि जो एसिड उसमें गया था ड्यूडेनल अल्सर का, वो वापस आता है और पाइलोरिक एरिया को इन्वॉल्व करता है, क्योंकि पाइलोरस इज अ पार्ट ऑफ अ स्टमक। Type 2 gastric ulcer is a pyloric
अल्सर, और इट लीड्स टू द पाइलोरिक स्टेनोसिस, एक्वायर्ड पाइलोरिक स्टेनोसिस आफ्टरवर्ड्स। टाइप 3 जो है वो गैस्ट्रिक अल्सर वो अल्सर है प्री पाइलोरिक एरिया और पाइलोरिक कनाल जो उससे पहले होती है, और ये हाइपर एसिडिटी की वजह से होता है। ये जो होता है ये लो डिफेंस मैकेनिज्म, लो म्यूकोजल डिफेंस से नहीं होता। इसकी इटियोलॉजी सेम रखी जाएगी ड्यूडेनल अल्सर के साथ। तो इनको मैनेजमेंट ड्यूडेनल अल्सर का, टाइप 2 गैस्ट्रिक अल्सर और टाइप 3 गैस्ट्रिक अल्सर का जो मैनेजमेंट जो है वो ड्यूडेनल अल्सर के साथ मैनेज किया जाता है। लेकिन टाइप 1 गैस्ट्रिक अल्सर का जो मैनेजमेंट प्लान होता है वो ज़रा मुख्तलिफ होता है, वो अलग चीज़ है। और गैस्ट्रिक अल्सर्स को कंपेयर करें अगर बिनाइन को कार्सिनोमा के साथ, तो रोगी जो है अप टू द मार्जिन्स आपको नज़र आएंगे, बहुत वाज़ेह रोगी, वो बहुत सारे फोल्ड कहलाते हैं। इन कार्सिनोमा शॉर्ट होते हैं, रोगी स्मॉल होते हैं, शॉर्ट होते हैं। स्मॉल रोगी इसमें होते हैं, रोगी लेस देन 2 सेंटीमीटर, ये अल्सर 2 सेंटीमीटर से कम होता है। अल्सर काफ़ी बड़ा होता है, बिग होता है। स्टिकिंग ऑफ द बेरियम पॉजिटिव होती है इसके अंदर, इसमें नेगेटिव होती है। अकम्पनिंग स्पैस्म होता है इन बिनाइन में, इसमें कोई स्पैस्म नहीं होता। एसिड ज़्यादातर आपको रिड्यूस मिलेगा, इसमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, बिल्कुल होते ही नहीं है, एसिड ही नहीं होता इनका सिनो। क्राटर, इसका जो अल्सर का जो क्राटर है बियॉन्ड द नॉर्मल स्टमक ऑन अ बेरियम आपको नज़र आएगा। इट इज़ लिमिटेड टू द स्टमक आपको नज़र आएगा। इसके अलावा जो है ज़्यादातर जो लेसर कर्वेचर के ऊपर आपको बिनाइन एंड जो ग्रेटर कर्वेचर पर आपको जो है वो कार्सिनोमा कार्सिनोमेटस अल्सर मिलेंगे। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये डिफरेंस भी ज़रूरी नहीं है। आजकल अमेरिकन डिस्कार्ड करती है इसको। यू हैव टू गो फॉर द बायोप्सी एंड डायग्नोसिस। एटियोलॉजी इज HWC, हरी खाना जल्दी खाना, डकोसना, थूरना, निगलना, भगम भाग, खड़े होकर खा रहे हैं, बैठ के खा रहे हैं, ज़्यादा खा रहे हैं। सेकेंडली वरी, वो जो कॉमन मैंने आपसे अभी कहा वरी, अभी इस वक्त कॉमन वरी क्या है, वो ये कोविड-19 की वरी है ना आपको, तो ये आपको डिजीज़ प्रोड्यूस कर सकती है। और तीसरी करी, वो खाते हैं जो आप खाते हैं, जो सालन और निहारी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, पाए, और मैं 4-5 के नाम लूँगा तो अभी आप जो वाटर ब्रश हो जाएगा आपको, तो मैं नाम लेना नहीं चाहता। तो वो करीज जो ख़ास तौर पे जो है बड़ी ज़बरदस्त ट्रेडिशनल करीज हैं जो बंस रोड के ऊपर आपको मिलेंगी, वो ये सब तबाही मचाने वाली हैं। वो एसिड्स को बढ़ा देती हैं, म्यूकोजल डिफेंस कम करती हैं, और एसिड पेप्टिक डिजीज़ को वो ऑन कर देती हैं। तो पैथोजेनेसिस जो थी वो मैंने पहले डिस्कस की, इम्बैलेंस ऑफ द एसिड पेप्सिन एंड म्यूकोजल डिफेंस। तो ये एसिड और पेप्सिन जो हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं इन डाइजेशन। और इसको अगर ये ना डिफेंस मिला, अगर इसको म्यूकस नहीं मिलेगा, तो ये एसिड पेप्सिन खुद जो है स्टमक की लाइनिंग को खा जाएंगे। दूसरी जो एच पाइलोरी इन्फेक्शन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये वो है जो इनिशिएट कर रहा है द डिजीज़, ये इनिशिएटर है। तीसरे ये एसिड खुद हाइपर एसिडिटी प्रोड्यूस करते हैं, खुद डायरेक्टली एक्ट करते हैं इसके अंदर। सोलिगरेनिंगल सिंड्रोम ये जो है ये कार्सिनोमा है, एक्चुअली वेरी नियर टू द कार्सिनोमा। इट इज़ गैस्ट्रिनोमा विच इज़ अराइजिंग फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेस। इट इज़ कॉल्ड हाइपर गैस्ट्रिनीमिया। देखिए, गैस्ट्रिन जितना ज़्यादा होगा उतना एसिड रिलीज़ होगा। हम मुझे बताएं एसिड रिलीज़ कहाँ से होता है, वो पैराइटल सेल से होता है, ठीक है ना। इसी तरीके से जो पेप्सिन जो रिलीज़ होता है उसके अपने सेल से, वहाँ से रिलीज़ होता है। इसके अलावा ग्लैंड जो होते हैं स्टमक के अंदर, बहुत सारे आपको ग्लैंड नज़र आएंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, वो जो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। फिर किसी ने रिसर्च की कि टाइप A पर्सनैलिटी जो है, वो खामोश तबाह लोग, टाइप A पर्सनैलिटी, वही आइंस्टाइन टाइप के लोग, उनके अंदर ये ज़्यादा होता है। 95% ड्यूडेनल अल्सर्स होता है वर्ल्ड वाइड, 80% गैस्ट्रिक अल्सर, तकरीबन बराबर है, खास डिफरेंस नहीं है।
म्यूकोजल रेजिस्टेंस रिडक्शन, ये इम्पोर्टेंट तरीन चीज़ें हाइड्रोफोबिसिटी के साथ, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एच पाइलोराई जो है इज एसोसिएटेड इन 95% ऑफ द ड्यूडेनल अल्सर एंड 80% के दोनों में ही है। इट इज़, ये दरियाफ्त किया है, ये ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने दरियाफ्त किया था, और ये तकरीबन 15 से 20 साल बाद उसे नोबेल प्राइज़ मिला इस पर। और उसने ये कहा कि ग्राम नेगेटिव जो कोकोबैसिलस है, इसकी बहुत सारे फीचर हैं, अपना टाइम नहीं है, मैं नहीं बता सकता ये कैसे करता है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ज़्यादा, ये भी मैं नहीं बता सकता बिकॉज ऑफ द टाइम कम है मेरे पास। बात ये है कि इसका इरिडिकेशन से फ़ायदा ये है कि अल्सर जो है वो क्योर हो जाएगा, ये बात बिल्कुल क्लियर है। दूसरी बात ये बात भी क्लियर है कि अगर एच पाइलोराई इरिडिकेट कर दिया जाए तो म्यूकोजल रेजिस्टेंस बेहतर कर सकते हैं आप, ये बात भी क्लियर कर लीजिए। तो एनासिड का मैंने पहले भी बता दिया था आपको कि एसिड सिक्रेशन को बढ़ाता है प्रोस्टाग्लैंडिन के थ्रू। 30% क्रॉनिक यूजर ये खाते रहते हैं डाइक्लोफिलिक्स के लिए, हमने नाप्रोक्सिन खा ली, ब्रोफेन खा ली, तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सप्रेशन जो होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन कुछ जो है फ़ायदेमंद है, कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो नुकसानदेह। यहाँ पे ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो का एडवांटेज था वो आपने खो दिया। इससे ये हुआ कि एसिड सिक्रेशन, ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, ये एसिड को कम करता है, म्यूकोजल ब्लड फ्लो को ज़्यादा करता है, म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट सिक्रेशन को बढ़ाता है। ये सारी चीज़ें तो ख़त्म कर दी आपने। अगर प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर जब देंगे आप तो ज़्यादा है कि ये इन्फ्लेमेशन करेगा स्टमक का। ज़ोलुलर एलिसन सिंड्रोम, याद रखिए, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज, although it is not for the final year, it is carcinoma. R for recurrent, R for recalcitrant. Now recalcitrant क्या चीज़ है, आप क्या जानते हैं, क्या चीज़ होती है? डीट, समझाया जाओ जो होते हैं ना, मैं समझाता रहता हूँ लोगों को, लोगों की समझ में नहीं आता, उनको कहते हैं recalcitrant। ये बार बार हो जाएगा। रेजिस्टेंट है, ये थेरेपी से रेजिस्टेंट है, अनयूजुअल साइड पे पाया जाता है, ये कहीं पे भी पाया जाता है, मल्टीपल साइड सेंस की, और ये ज़्यादातर मैलिग्नेंट होता है। इन 20% ओनली ये जो होता है ये सिर्फ बिनाइन होता है, 80% मैलिग्नेंट होता है। ज़ोलुलर एलिसन सिंड्रोम जो है वो टाइप 1 एंड टाइप 2 है। गैस्ट्रिन सिक्रेशन फ्रॉम द नॉन बीटा ट्यूमर ऑफ द पैनक्रियाज, ये सबसे कॉमनेस्ट प्लेस है इसकी। इसके अलावा ये ड्यूडेनम के अंदर से भी पाया जाता है, ये एंट्रम में भी पाया जाता है, इसके सेल्स पाए जाते हैं जो सीक्रेट कर रहे होते हैं, गैस्ट्रिन प्रोड्यूसिंग सेल कराते हैं। मल्टीपल साइट है, ये मर जाएगी, एक साइड कभी भी नहीं मिलेगी, ये हमेशा मैलिग्नेंट होगा। ये स्लो ग्रोइंग इंडोलेंट ट्यूमर है, पैराइटल सेल मास को बढ़ा देता है क्योंकि एसिड को बढ़ा देता है, जेनेटिक बेस होती है इसके साथ, मैसिव हाइपर सिक्रेशन ऑफ एसिड। इसका एच पाइलोराई से कोई ताल्लुक नहीं है। ज़ोलुलर एलिसन सिंड्रोम जो होता है वो कभी भी आइसोलेटेड नजर नहीं आता। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के साथ, आइसोलेट ट्यूमर के साथ, और पिट्यूटरी ट्यूमर जिसको कहते हैं कि मल्टीपल एंडोक्राइन, मल्टीपल जो एंडो जो न्यूरोपैथीज हैं, जो न्यूप्लेजिया है, मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया 1 है, 2 है, तो मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया 1 में ज़ोलुलर एलिसन सिंड्रोम शामिल है। नाउ दी कमिंग टू द ड्यूडेनल अल्सर्स, आपको एसिड बढ़ाना है, एनासिड दे दीजिए, एसिड बढ़ जाएगा। एसिड हाइपर सिक्रेशन, आप इसको स्टिमुलेट करते हैं, वेगल स्टिमुलेट करते हैं, वो बढ़ जाएगा। रैपिड गैस्ट्रिक एम्पटिंग करें, एसिड बढ़ेगा। इम्पेयर्ड एसिड डिस्पोजल करेंगे, जो एसिड बाहर आया है उसका कोई काम है ना, जब सब्सट्रेट ही नहीं मिलेगा उसको तो वो खा जाएगा। स्मोकिंग विल ऑल्सो इंक्रीज द ड्यूडेनल अल्सर्स। ड्यूडेनल अल्सर इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ एसिड एंड इज मोर गैस्ट्रिक रैपिड एम्पटिंग। देयर इज डिक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन एंड क्रॉनिक ड्यूडेनाइटिस, इट इज विद एच पाइलोराई। एच पाइलोराई के साथ बहुत ज़बरदस्त रिलेशन है।
And smoking increases the risk for the duodenal ulcer. As far as gastric ulcer is concerned, it is in most of the cases it is associated with H. pylori, also with NSAIDs. It is duodenogastric reflex. पायलोरिस रिलैक्स हो जाता है तो ड्यूडेनम के कंटेंट वापस स्टमक में आ जाते हैं. जैसे कि हमने पहले आपको कहा था जर्ड गैस्ट्रोस्टोमेटिक रिफ्लक्स डिजीज, यहाँ ड्यूडेनोगैस्ट्रिक, यहाँ बाइल भी आएगा साथ में, और बाइल खुद जो है ना वो डिस्ट्रक्शन करेगा म्यूकोजल. तो इम्पेयर्ड गैस्ट्रिक म्यूकोजल डिफेंस. असल बात यह है कि गैस्ट्रिक अल्सर हाइपर एसिडिटी का नहीं है मसला, ये मसला ये है कि म्यूकोजल डिफेंस वीक है इसमें. तो दोनों में फ़र्क हो गया. यानी इसका मतलब ये हो गया कि जो गैस्ट्रिक अल्सर है उसका गैस्ट्रिक म्यूकोजल डिफेंस कम होता है, उसमें एसिड का कोई ताल्लुक नहीं है. लेकिन जो ड्यूडेनल अल्सर है वो हाइपर एसिडिटी की वजह से होता है, उसका डिफेंस म्यूकोजल लो म्यूकोजल डिफेंस से कोई ताल्लुक नहीं. तो गैस्ट्रिक अल्सर जो है ना, एसिड सिक्रेशन इज नॉर्मल टू लो रिफ्लक्स ऑफ द ड्यूडेनल कंटेंट्स. It's called gastritis. It will cause ulcer. Pyloric sphincter disorder. ज़्यादातर pylori से पहले smoking will increase it, disturb mucosa with the low grade gastritis. The clinical features वो ये कि पेन जो है ना in case of the duodenal ulcer रिलीव होता है. ये रात को होता है नंबर 1, और ये रिलीव होता है फूड खाने से. ये लोग खाते रहते हैं और उसके बाद उनका वजन ज़्यादा हो जाता है. गैस्ट्रिक अल्सर का ये होता है कि जिस एट द टाइम ऑफ द मील वो दर्द शुरू हो जाता है, खाते के साथ ही दर्द शुरू हो जाता है. सो द इन केसेस ऑफ द chronic pancreatitis, as far as the pancreatitis is concerned, or in cases of what is called as Zolliger-Ellison syndrome, periodic chronic recurrent pain and nausea, vomiting and weight loss and epigastric tenderness. उसके अंदर तो फिर आपको इन्वेस्टिगेट करके पढ़ना पड़ेगा. मल्टीपल साइट्स आर इन्वॉल्व. वेट लॉस, इन्वेस्टिगेशन इन APD, एंडोस्कोपी मोर स्पेसिफिक 90% मस्ट इन ऑल पेशेंट विद सीवियर पेन. हर आदमी करने को तैयार नहीं होता ऑलरेडी. इट एक्सक्लूड मैग्नेंसी एंड वैक्सीन कैन बी टेकन एंड टेस्ट फॉर द H. pylori शुड बी डन. इसके कई तरीके हैं. इसके अंदर जो यूरिया ब्रेथ टेस्ट से आप कर सकते हैं, डायरेक्ट आप जो है वो बायोप्सी लेके कर सकते हैं. बायोप्सी के ऊपर जो है ना वो आप यूरिएस एंजाइम को वो कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं. आप जो हैं वो इसका एलाइजा कर सकते हैं, AGM कर सकते हैं, IgG कर सकते हैं. पाकिस्तान में IgM नहीं होता, IgG होता है एलाइजा. और आप जो स्टूल के अंदर इसकी एंटीबॉडीज एंटीजीन को तलाश कर सकते हैं. ये तरीका है मालूम करने का कि ये पेशेंट H. pylori इन्वॉल्व हुआ है. H. pylori इज एसोसिएटेड विद द मोस्ट केसेस ऑफ द गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल अल्सर्स. You have to do the H. pylori investigation. दूसरी इन्वेस्टिगेशन है बेरियम मील एयर कंट्रास्ट. अगर वो आदमी नहीं करा रहा, वो कहता है मैं नहीं कराता एंडोस्कोपी, लानत भेजता हूँ, तो वो उससे भी जो है ना आपको इन्वेस्टिगेशन में मदद मिलती है. तो H. pylori का मैंने कह दिया था कि ब्रेथ टेस्ट है, बहुत करते थे एक ज़माने में. ब्लड टेस्ट है, एलाइजा है, टिश्यू टेस्ट है, बायोप्सी है. differential diagnosis for all जो है acute pain in the abdomen, epigastric cholecystitis, hiatus hernia, pancreatitis, myocardial infarction, pneumonia, dissecting aneurysm, warm infestation and lot of others. The management ये है कि stop smoking, NSAIDs को रोक दो, stop alcohol and acid utilization. Antacid देते हैं, हाइड्रोक्लोराइड जो आप जेलोसिल टैबलेट्स है, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, गैविस्कॉन है. H रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ये बहुत बड़ा टॉपिक है. ये इसमें रेनाटिडिन जो है ना वो प्राइमरी ड्रग थी, समेटिडिन, पर बाद में सेकंड जो है वो जनरेशन रेनाटिडिन है. इट सीक्रेशन इनहिबिशन. तो इसके अंदर जो है वो हम कर सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं.
बड़े आसानी के साथ. So the treatment, whatever the treatment is concerned about this disease, that is the acid peptic disease is concerned. Now there are two types: specific type of treatment and non-specific treatment, and thirdly surgical. The first type of the treatment is specific treatment. A specific treatment, I will say, the treatment in which the causative agent should be removed. What is the primary cause should be removed. This is the first line of management. For example, if H. pylori is involved and you have proved it, the anti-H. pylori therapy should be given to this patient. Secondly, if it is not involved, H. pylori is not demonstrated, then H pump inhibition, that is hydrogen potassium ATPase inhibition, omeprazole and other drugs, lansoprazole and pantoprazole and rabiprazole and so on, and so many drugs have been invented to suppress it. And you can go other than that also for the other than that, the proton pump blockers like omeprazole, esomeprazole and rabiprazole. I said that there are many options. So it depends upon the physician experience which drug is best. Omeprazole is the very fast acting drug. Esomeprazole rather slightly lower than that. Rabiprazole and lansoprazole and now this lansoprazole, etc., they are the medially acting drugs. Omeprazole is the basic drug and which has very popular till now after its invention. And the coating agents can be used like sucrofolate, protective coating in very severe type of disease, acute one, acute ulcers or acute gastritis. The sucrofolate is a good agent. Colloidal bismuth will also provide coating agent. It is a coating and it also irritates the H. pylori. Antibiotics are used for the H. pylori, and for H. pylori kits should be available to diagnose it. H2 receptor antagonists in the parietal cell, they act on the parietal cell, they decrease basal and stimulated acid secretion. Pepsin output is decreased and they decrease the gastric blood flow also, and they are the competitive inhibitor of the parietal cell. I said duodenal ulcer, I said the basic problem in this case is hyperacidity. Second one, it is associated 90% or 95% with the pylori, H. pylori. So you give for most of the cases the anti-H. pylori therapy and it heal with the help of the proton pump inhibitors in about 80 to 95% of cases. It reduces recurrence in 90 to 95% cases by H. pylori eradication. And for this, the person who has invented or who has rather it is proved by him by the H. pylori is associated with the acid peptic disease, an Australian scientist. He was given the Nobel Prize for this. After 15 years of his presentation, it was the committee for the Nobel Prize has given him, the Australian scientist. Now, in the case of surgery, if all measures are failed, you have given the proton pump inhibitors, the H2 receptor antagonist, the coating agent or whatever it is, and H. pylori has been given,
Surgeries are indicated in hemorrhage, obstruction, perforation, and intractability of the pain. These are the indications. You go for the highly selective vagotomy or the total vagotomy plus gastrogynecostomy, which is not done nowadays. The duodenal ulcer H2 blocker heals 75% in 4 weeks, while proton pump inhibitors have got more results better than the H2 receptor blockers. Ulcers may recur in 80% of cases on stopping, because the predisposing conditions should also be managed. Indication for the surgery in the hemorrhage is bleeding. If there is a persistent bleeding of more than 6 units has been gone, you have to go for the surgery. Or recurrent bleeding can occur after endoscopic control. You have to do the pylorodidulodynotomy and the control of the bleeding. Here we do the highly selective vagotomy with the total vagotomy with gastrogynecostomy. ना अब आजकल जो है ये लेस देन 5% भी नहीं होती. 95% जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, मैं जो बैठा हूँ मैं मैनेज कर देता हूँ. तो 1985 to 2000 मैंने एक भी सर्जरी नहीं करवाई. सारे के सारे मैनेज किए मैंने, सारे मैनेज हो गए. हाँ, इन केसेस ऑफ द परफोरेशन हो गया किसी को, तो उसके अंदर मेंटल पैच, दैट इज ग्राम्स पैच कहते हैं, उसको लगाया जाता है. डेफिनेटली सर्जरी है इसकी, विद हाईली सेलेक्टिव vagotomy एंड टोटल vagotomy और पायलोरोप्लास्टी और पैराइटल सेल vagotomy और टोटल vagotomy विद, ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन बहरहाल कहने का ये कि सर्जरीज का रोल बहुत कम है. यू गिव द ओमेप्रोजोल, H2 receptor antagonist, you go for the H. pylori, and pain should be relieved. If pain is not relieved by 2 weeks, then add the two drug therapy. Repeat endoscopy after 8 weeks. Healing occurs if should be healed. If it not occurs in 12 to 115 weeks, if there is no healing, then you have to do surgery, because there are chances of perforation and there are chances of carcinoma. Type 1 surgery is distal gastrectomy with vagotomy, with gastroduodenostomy or gastrogynecostomy. Proximal ulcer, total gastrectomy should be done. In gastric ulcers are concerned, parietal cell vagotomy in high recurrence. अगर खाली आप सेलेक्टिवली करेंगे तो इसमें रिकरेंस ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इसको नहीं करते. वैसे भी मैंने आपको पहले भी बताया कि हम सिर्फ मेडिकली मैनेज कर देते हैं, उससे ठीक हो जाते हैं लोग, ज़रूरत नहीं पड़ती उनको. Hemorrhage is another indication for the surgery. 15 to 20% gross bleeding occurs. Erosion of the duodenal ulcer into the gastroduodenal artery, जो सप्लायर है इसकी, वो फट जाती है. एंडोस्कोपी, लेजर स्क्लेरोल्ड और अल्कोहल इंजेक्शन, एंडोस्कोपिकली इसको आप क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं. परफोरेशन में भी इसी तरीके से कि 5 to 10% ऑफ केसेस pneumoperitonitis occur. In 75% of cases, peritonitis pain alias there will be leukocytosis, hypovolemia, and third space loss means that ascites occurs. It is differentially diagnosed with the acute appendicitis and enteric perforations. तो gastric perforation जो है वो it should be differentiated with the acute appendicitis and enteric perforation. Obstruction अगर आ गया, पाइलोरी स्टेनोसिस हो गया किसी को, इस तरह की वो चीज़ हो गई है, और स्कारिंग हो गई ज़्यादा, स्टमक स्मॉल हो गया है, उसमें अंदर जो है ना वो फिर दोबारा ये है कि सर्जरी आपको करनी होगी. ऑब्स्ट्रक्शन में एंडोस्कोपिकली इसको आप डायलेटर से कर सकते हैं, बेरियम स्टडी के स्केंटिग्राफी कर सकते हैं, वेगोटमी और गैस्ट्रोजिग्नोस्टोमी और गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी कर दीजिए, एनास्टोमोसिस कर दीजिए अगर देर ऑब्स्ट्रक्शन अकर. Now last point which I want to tell you, there are 3 or 4 points which lastly
एक बात याद रखिए कि ड्यूडिनल अल्सर जो है वो हाइपर एसिडिटी की वजह से होता है, और इसका जो है वो म्यूकस रेजिस्टेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। नंबर 2, जो गैस्ट्रिक अल्सर या गैस्ट्राइटिस है या गैस्ट्रिक डिजीजेस हैं, एसिड पेप्टिक डिजीज में, उनका जो है वो म्यूकोजल रेजिस्टेंस वीक हो जाता है, उनका हाइपर एसिडिटी का कोई ताल्लुक नहीं। तीसरा पॉइंट मुझे ये बताना था कि सारे के सारे मेडिकली मैनेज हो जाते हैं, तो सर्जरी के चांसेस जो हैं बहुत ही मिनिमम है। लास्ट थिंग जो मैं अपने स्टूडेंट को बताता हूँ वो ये है कि इम्तिहान में जो आता है वो होता है ऑस्की में कि राइट प्रिस्क्रिप्शन फॉर एच पाइलोरी एडुकेशन। अब इसमें 16 रिजीम्स जो हैं वो प्रैक्टिस किए जाते हैं ग्लोबली। उनमें से एक जो है जो कि मोस्ट ऑथेंटिक है, हैरिसन ने जो लिखा हुआ है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो टोटल ट्रीटमेंट ऑफ 14 days, एज पर स्टिल पॉजिटिव, देन रिपीट वंस मोर दिस ट्रीटमेंट विद अ गैप ऑफ 1 week। इसमें क्या करते हैं कि 14 days में हम क्या करते हैं, टैबलेट क्लैरिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम देते हैं BG फॉर 5 days या 7 days। अगर आपने क्लैरिथ्रोमाइसिन दी 5 days है तो सेकंड ड्रग जो एमॉक्सिसिलिन है उसको फिर 7 days दे दीजिए 1 ग्राम, वैसी वर्षा। और अगर क्लैरिथ्रोमाइसिन 7 days देते हैं तो एमॉक्सिसिलिन को जो है वो आप 5 days देते हैं। थर्ड ड्रग जो है मेट्रोनोडाजोल है, 400 मिलीग्राम है, ये BD है, नॉट 8RD। इट शुड बी गिवन फॉर 7 days इन मोस्ट ऑफ दी, जिन लोगों ने वर्क किया है इनके वर्कर्स का ख्याल है कि 7 days देना चाहिए। इसके दुम छल्ले हैं, एसोसिएटेड ड्रग्स हैं जो हम देते हैं, वो है ओमेप्राजोल 40 मिलीग्राम 1 a day फॉर 14 days। ये क्वाड्रुपल थेरेपी कहलाती है। अभी ट्रायड थेरेपी भी होती है इसके अंदर, और इसमें डुअल थेरेपी भी होती है, ट्रायड थेरेपी भी होती है, क्वाड्रुपल थेरेपी भी होती है, और पेंटाड थेरेपी भी होती है। ये जो आपके सामने लिखी गई है क्वाड्रुपल थेरेपी लिखी गई है। और एंड एरॉन थेरेपी इसमें आखिरी में मैंने लिखी है डोमपेरिडोन। डोमपेरिडोन इज अ प्रोकाइनेटिक एजेंट, इट विल हेल्प टू रिड्यूस द डिले इन दी स्टमक, उसके एक्शन को इनहांस करता है। ये एक कॉमन ड्रग है जो अवेलेबल है, इट्स वेरी वेरी कॉमन। मोटिलियम और मोटिलियम भी इज अवेलेबल। यू गिव दिस ड्रग्स इन, इसकी शराइत ये हैं कि ये इसमें कोई गैप नहीं आना चाहिए, कोई बीच में, ये खाली पेट ली जाएंगी बिल्कुल हाफ आवर बिफोर द मील्स। और उसके बाद जब ये 14 days मुकम्मल हो जाएंगे तो 1 week के गैप दे के आपको स्टूल DR फॉर एच पाइलोरी एंटीजन करा लेना है। अगर वो पॉजिटिव दोबारा आ गया तो एक दफ़ा और यही थेरेपी देते हैं, और फिर भी पॉजिटिव आ जाए तो फिर ये रिजीम को चेंज करते हैं जो आपके सामने लिखा है। और रिजीम में बहुत सारे हैं, मगर ये मौका नहीं है इस बार, इज नॉट द टाइम। आई विल डिस्कस द मोर रिजीम्स, 16 रिजीम्स। बट दिस इज द मोस्ट कॉमनली रिजीम। ये आपको इम्तिहान में इसी तरह लिखना है जैसे सामने लिखा गया है। उस मरीज़ का नाम लिखें, एज लिखें, उसका डिजीज़ लिखें, और ये लिखें जो सामने लिखा हुआ है इसमें। यू विल गेट मार्क्स इंशाल्लाह ताला। So this is a discussion, although I am not satisfied with it because the time is very short. With the acid peptic diseases are the diseases which I have discussed in this very short time. I hope so that you have understood which I have said and you enjoy it.